हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 05। आज हम क्लास 6 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। भोजन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। भोजन के क्या क्या घटक होते हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने भोजन के बारे में पढ़ा था कि वह कहाँ से आता है और उसके सोर्सेस क्या क्या हैं। तो अब हम आज पढ़ेंगे भोजन के घटक क्या क्या हैं, यानी कि भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, वह किन चीज़ों से बना हुआ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 2, भोजन के घटक, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है। जैसे कि हम जानते ही हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक से अधिक चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। ये उसके बनाने के लिए हमें एक से अधिक कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। तो इस कच्ची सामग्री से हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा खनिज लवण होते हैं। हमारे भोजन में जो मुख्य पोषक यानी कि मुख्य न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण, मिनरल्स होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होता है, जिनसे हमारी शरीर की आवश्यकता होती है। कुछ विधियों से हम ये जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक से अधिक पोषक उपस्थित है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का जो परीक्षण होता है प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण की अपेक्षा सरल होता है। तो इन परीक्षणों को करने के लिए हमें आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा की आवश्यकता होगी, जिससे और कुछ हमें परख नलियों तथा ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को हमें पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करते हैं। तो इन परीक्षणों को हमें सावधानी से करना चाहिए तथा इन परीक्षणों करते समय हमें इसके किसी भी केमिकल्स को चखना नहीं चाहिए। और आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं होता है तो उसे हम बना सकते हैं, टीचर बनवा सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। जैसे कि हमें परीक्षण करने के लिए हमें कुछ केमिकल्स बनाने पड़ेंगे जब उपस्थित ना हो। यदि वो केमिकल कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट, आयोडीन अगर उपस्थित नहीं होते तो हमें केमिकल बनाने के लिए, जैसे कि आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन की मिला दी जाएँ तो आयोडीन का तनु विलयन बन जाता है। तो कॉपर सल्फेट विलयन बनाने के लिए हमें 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से कॉपर सल्फेट का विलयन बन जाता है। जैसे कि 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने में हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। इस तरह से हम ये विलयन खुद भी बना सकते हैं। मंड के लिए परीक्षण करने के लिए कच्ची सामग्री की आवश्यकता होगी। तो इसे हम कच्ची सामग्री को हम थोड़ा सा ले सकते हैं। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डाल के देखेंगे। अगर खाद्य पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई पड़ता है, तो यदि काला या नीला रंग दिखाई पड़ता है तो इसका मतलब यह है कि उस पदार्थ में, उस कच्ची सामग्री में मंड की उपस्थिति है। इस परीक्षण को हम किसी और अन्य खाद्य पदार्थ में भी करके देख सकते हैं कि उसमें मंड है या नहीं। ऐसे ही हम प्रोटीन के परीक्षण के लिए करेंगे। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेंगे और किसी खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है। यदि वह ठोस है तो पहले हम उसका पेस्ट या चूर्ण बना लेंगे और खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर और मसल कर उसके चूर्ण को साफ करके परख नली में डाल देते हैं और उसकी 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह मिलाएं। जब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। यदि आपको बैंगनी रंग मिलता है तो इसका मतलब यह है कि उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ में भी दोहरा सकते हैं। वसा के लिए परीक्षण के लिए हम खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लेंगे, उसमें एक कागज टुकड़े में लपेटकर उसको कूटेंगे और ये ध्यान रखना है कि वह कागज़ फट ना जाए। अब कागज़ को सीधा करेंगे और उसे ध्यान से देखेंगे कि इस पर तेल के धब्बे हैं क्या, और अगर हैं कागज़ किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। जैसे कि कागज़ पर यदि तेल का धब्बा पड़ जाता है तो हमको ये समझ में आएगा कि उसमें वसा है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। कुछ खाद्य पदार्थों में जल की कुछ मात्रा होती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ में कुछ जल हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो ये पता चलता है खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। यदि हमें
तेल का धब्बा दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि उस खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित है। और यदि जल सूखने के बाद हमें उस कागज में तेल का धब्बा नहीं दिखाई देता है, इसका मतलब ये है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं थी। हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के बारे में परीक्षण किया है। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। इन सभी पोषकों की हमें आवश्यकता होती है। इन सभी पोषकों की आवश्यकता हमें शरीर को ग्रो करने के लिए आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो भोजन होता है वह हमारे शरीर को एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। जैसे कि ये कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें शकरकंदी से प्राप्त होता है, आलू से, गन्ना से, पपीता से, तरबूज से, आम से, मक्का से, चावल से, बाजरा से और गेहूं से। इन सभी चीज़ों को खाने से हमें हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा प्राप्त होती है। ऐसे ही कुछ स्रोत हैं, जैसे कि वसा के कुछ स्रोत हैं, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। जो वसा के कुछ स्रोत जो कि हमें पादपों से मिलते हैं, जो हमें पौधे देते हैं, जैसे कि मूंगफली है, सरसों का तेल है, गिरी है और तिल है, जैसे तिल का तेल भी होता है। और ऐसे ही पादप स्रोत तो हो गए हमारे, तो जंतु स्रोत जो कि हमें वसा देते हैं। तो उसमें वसा की मात्रा होती है उसमें, तो उसमें घी, दूध, क्रीम, मक्खन, मांस, मछली, ये सभी हमारे शरीर में वसा को प्रचुर मात्रा देते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं, जो कि शरीर को बनाता है, शरीर को हेल्थी रखने के लिए आवश्यक होता है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि विटामिन को ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से भी विटामिन को जाना जाता है। जैसे विटामिनों के समूह को यानी ग्रुप्स ऑफ विटामिन को हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहते हैं। हमारे शरीर के सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है और विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों को, दांतों को, बोन्स को आदि चीज़ों को दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जैसे कि विटामिन डी के कुछ स्रोत दिए गए हैं, दूध, मक्खन, मछली, अंडे आदि से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन सी के कुछ स्रोत दिए गए हैं, संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। विटामिन सी कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जो जैसे खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें हम विटामिन सी पाते हैं, जैसे कि संतरा हो गया, टमाटर हो गया, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला आदि में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। विटामिन बी के कुछ स्रोत होते हैं, जैसे कि यकृत हो गया, किडनी, लीवर कहते हैं, यकृत। विटामिन ए के कुछ स्रोत जैसे गाजर हो गया, पपीता, दूध आदि चीज़ों में हम विटामिन ए पाते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से हमें विटामिन डी मिलता है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत हैं, जैसे कि अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक या से अधिक पोषक होते हैं। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। कुछ पोषकों में जैसे खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थों में किसी में ज़्यादा होती है, किसी में मिनरल्स की मात्रा कम होती है, तो एक से अधिक भी हो सकती है। जैसे कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक होती है, दूसरे पोषकों की अपेक्षा तो बहुत अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, यानी कि चावल में कार्बोहाइड्रेट बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन भी कहा जाता है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे यानी कि जिन्हें रुक्षांश कहते हैं उनकी भी आवश्यकता होती है। ये पोषक तत्व तो नहीं होते हैं, लेकिन इनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, जो कि हमें पादप उत्पादों से प्राप्त होती है, यानी कि पौधों के से प्राप्त होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत जैसे कि होते हैं साबुत खाद्यान्न, जैसे कि जो समूचे खाद्यान्न, जो चने हो गए, मूंग हो गई साबुत, तो उनसे हमें आहारी रेशे की पूर्ति होती है। जैसे कि इसके उदाहरण हैं दाल है, आलू, ताजे फल और सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव हैं और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं, यानी कि जैसे कि फिल्टर करते हैं।
जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल जो होता है हमारे भोजन जो उपस्थित पोषक तत्व होते हैं उन्हें अवशोषित करता है, में सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि कुछ मूत्र तथा पसीने के शरीर से बाहर निकलने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उनमें भी हम पानी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जल समझ लीजिए जैसे कि हमारे शरीर में इंजन ऑयल का काम करता है। जब मशीन चलती रहती है या हम उसमें जब हम इंजन ऑयल उसमें डालते हैं या कि यानी कि फ्यूल डालते हैं तो इंजन ऑयल उसे फ्री करे रहता है, तो वह फ्री तरह से हमारी मशीनरी जो होती है जल के सेवन से चलती रहती है। क्रियाकलाप 3 जैसे कि दिया गया है, जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक आप उसका निरीक्षण करें। आप उसे ध्यान से देखें कि क्या ताज़े फल या सब्जी का पता चलता है कि इसमें पानी है या नहीं, पानी कुछ मात्रा है या नहीं। तो हम देखते हैं कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इन्हीं जल से हो जाती है, जो कि सब्जियों में उपलब्ध होती है, जो कि खाद्य पदार्थों में उपलब्ध होती है। कुछ जल की पूर्ति उन्हीं चीज़ों से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक है संतुलित आहार। हमारे शरीर के लिए संतुलित आहार बहुत ही आवश्यक होता है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में भी सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक और ना ही कम। कोई भी पोषक तत्व हो जो खाद्य पदार्थ में वह आवश्यकता से अधिक भी नहीं होना चाहिए और आवश्यकता से कम भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि आयोडीन की अधिक मात्रा लेने से हमें थायराइड हो जाता है और आयोडीन की कम मात्रा लेने से हमें घेंगा हो जाता है। इसलिए हमारे खाद्य पदार्थ में, भोजन में किसी भी पोषक तत्व की ना अधिकता हो ना ही कमी होनी चाहिए। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुचिकर जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। उसमें सभी चीज़ें बैलेंस होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। इस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। पोषक तत्व जैसे कि दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना केंद्रित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां, इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए कोई व्यक्ति अल्प वह भी संतुलित आहार खा सकता है, यानी कि कम खर्चे में भी वह संतुलित आहार खा सकता है। हमें संतुलित में हरी सब्जियों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाए तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। हम जो सब्जियों के छिलके उतार देते हैं, जो छिलके होते हैं, छिलकों को हम फेंक देते हैं, उनमें हम कई प्रकार के महत्वपूर्ण खनिज और विटामिन होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से हम उनमें उपस्थित विटामिन और प्रोटीन्स जो होते हैं उनके खनिज लवण अलग हो सकते हैं। चावल को अत्यधिक बार धुलने से, दालों को अत्यधिक बार धुलने से हम उसमें उपस्थित विटामिन तथा प्रोटीन अलग हो जाते हैं। पकाने से भोजन का स्वाद तो बढ़ जाता है लेकिन पचाने में भी आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। भोजन को पकाने से कई पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो उसमें उपस्थित प्रोटीन और विटामिन भी चले जाते हैं, तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की भी हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। जो सब्जियों में या किसी भी चीज़ विटामिन सी जो उपस्थित होता है पकाने से, गर्म होने से वह नष्ट हो जाता है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देता है। जैसे कि एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन हम खाएंगे और एक कटोरी अगर वसा युक्त भोजन खाएंगे तो वह हमें अधिक ऊर्जा देता है। यानी कि वसा युक्त भोजन में अधिक ऊर्जा होती है। लेकिन हमें ज़्यादा वसा युक्त भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वसा युक्त भोजन करने से भी हमारे शरीर को हानि होती है और हमारे भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण भी बनती है। अभावजन्य रोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अभावजन्य रोग जो किसी पोषक तत्व की कमी से हो जाते हैं उन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। जिससे शरीर में विटामिन, प्रोटीन्स या मिनरल्स या फिर किसी चीज़ की कमी हो जाती है जिससे कि हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं कई प्रकार के, उन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। इस रोग को दूर करने के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। जैसे कि इसमें दिया गया है, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो यह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में
रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। जब हमारे शरीर में एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो वह हमारे शरीर में एक बीमारी तरीके की रोग उत्पन्न कर देती है। जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव कारण होते हैं उन्हें अभावजन रोग कहते हैं। यदि हमें एक लंबी अवधि से हमें पोषकों की कमी हो रही है हमारी डाइट में तो वह हमारे रोग का कारण बन सकती है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले सकता है तो उसे कुछ बीमारियां हो सकती हैं, कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध होना, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, चेहरे पर सूजन, स्वेलिंग आ जाएगी, बालों के रंग का उड़ना, बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं, बाल काले नहीं रह जाते हैं, जिससे कि लोग फिर तरह तरह के केमिकल्स यूज करते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, त्वचा की बीमारियाँ, त्वचा में कई सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, रैशेज होने लगते हैं और पेचिश आदि होता है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। यदि इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी के खाद्य पदार्थ में या भोजन में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित हो यानी कि वह न ले रहा हो तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी, उसकी वृद्धि रुक जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा, चल भी नहीं पाएगा। विभिन्न विटामिनों तथा खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग तथा विकृतियाँ हो सकती हैं। यदि हम विटामिन, खनिज आदि चीज़ें नहीं लेते तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, हम चल नहीं पाएंगे और उनसे हमारे शरीर में अनेक रोग और विकृतियाँ भी हो सकती हैं। सभी अभावजनक रोग की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। जैसे कि हमने बताया आपको कि संतुलित आहार लेने से हम इन सभी बीमारियों से बच सकते हैं, इन सभी बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं। इन सभी जैसे कि इस चैप्टर में हमने सीखा कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण समान है। ये वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। यानी कि हम अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग टाइप के भोजन देखते हैं लेकिन इन कंट्री में जो भोजन खाया जाता है उनमें इन सभी पोषक तत्वों का वितरण समान है। यानी कि कोई भी थाली हो, कहीं की भी वो थाली भोजन की थाली होती है उसमें पोषक तत्वों का वितरण समान होता है। उनमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, प्रोटीन्स आदि चीज़ें उपस्थित होती हैं। भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की सुनिश्चित करता है। जैसे कि ये सारणी दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे एक नया क्वेश्चन जरूर बनता है। जैसे कि विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग और विकार। जैसे कि हम विटामिन और खनिज लवण नहीं लेते हैं तो उसके अभाव से, उनकी कमी से हमें कई रोग और कई विकार उत्पन्न हो जाते हैं हमारे शरीर में। हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, हमारे शरीर की दृष्टिहीनता हो जाती है, हमें दिखाई नहीं पड़ता है, कम दिखाई देने लगता है। जैसे कि विटामिन दिए गए हैं, विटामिन ए अभावजन्य रोग और विकार और लक्षण कि उसके अभाव से क्या कमी होती है और उसके लक्षण क्या हैं। विटामिन ए की कमी से क्षीणता, दृष्टिहीनता यानी कि दृष्टि को कम दिखाई देना, यानी कि आंखें कमज़ोर हो जाना। कमज़ोर जैसे लक्षण होते हैं कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना जिसे मोतियाबिंद भी कहते हैं। और विटामिन B1 बेरी दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी। जब हमें विटामिन B1 की हमारे शरीर में कमी जाती है तो हमारी जो पेशियाँ होती हैं वे दुर्बल हो जाती हैं, शरीर में दर्द अधिक रहता है और काम करने का मन नहीं करता है, काम करने में ऊर्जा में कमी लगती है और थकावट जल्दी हो जाती है। विटामिन C स्कर्वी जो कि इसके लक्षण है मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। जब हमें कोई चोट लग जाती है तो उसे भरने में बहुत अधिक समय लग जाता है जब विटामिन C की कमी हो जाती है तो। और विटामिन C की पूर्ति हम खट्टे पदार्थों से कर सकते हैं। विटामिन D रिकेट्स अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, हमारी बोन्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं और मुलायम होकर मुड़ने लगती हैं और ये इसकी कमी हम धूप लेके पूरी कर सकते हैं। कैल्शियम अस्थियाँ और दंतक्षय, कैल्शियम से हमारी अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती हैं यानी कि बोन्स, और दंतक्षय मतलब कि हमारे दांत कमज़ोर जाते हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है और कमज़ोर अस्थियाँ और दंतक्षय। आयोडीन से हमें घेंगा यानी जिसे इंग्लिश में गोइटर भी कहते हैं, इसका लक्षण है गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना और बच्चों में मानसिक विकलांगता। लोह यानी जिसके अभाव जाने से हमें अरक्तता हो जाती है, इन्हें इनेमिया कहते हैं, और लक्षण है कमजोरी, हमें इसके अभाव से बहुत अधिक कमजोरी महसूस होती है। इस चैप्टर के प्रमुख शब्द हैं संतुलित आहार, एक बैलेंस्ड डाइट जिसे कहते हैं, बेरी विटामिन B1 की कमी से हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वसा हो गया, वसा जैसे कि फैट जिसे कहते हैं, खनिज, पोषक, प्रोटीन, रुक्षांत, स्कर्वी, मंड, विटामिन आदि ये सभी हमारे लेसन के प्रमुख शब्द थे। इसमें सारांश है इसका, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम,
कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। हमने बताया था आहारी रेशे पोषक तत्व की श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही अधिक आवश्यक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होते हैं हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है और वसा जो होता है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है, यानी कि हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए और हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए हमें प्रोटीन तथा मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं, यानी कि विटामिन से हमें बीमारी कम होते हैं, हमें वो शरीर में रोगों से रक्षा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुचांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। देखते हैं कि संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रुचांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं, जिसे हम आहारी रेशे भी कहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग तथा विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अगर हमारे आहार में एक लंबी अवधि तक किसी विटामिन, प्रोटीन या मिनरल्स की आदि की हमारे भोजन में कमी होगी तो जिससे हमारे में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जिन्हें हम अभावजन्य रोग भी कहते हैं, जो हमने चैप्टर में अपने पढ़ा था। एक्सरसाइज है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व जैसे कि हो गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स आदि, ये सभी हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। और सेकंड नंबर है पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुक्षण के लिए आवश्यक हैं। प्रोटीन्स जो विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, जैसे कि विटामिन ए की कमी से हमारा कौन सा रोग हो जाता था, रतौंधी जिससे हमें दृष्टि खराब हो जाती थी, और तो ये विटामिन ए की कमी से होता है ये रोग। तो विटामिन ए की कमी से हम अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक होता है। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, हमारी बोन्स विटामिन डी से मजबूत होती हैं। और कैल्शियम वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, विटामिन डी और कैल्शियम। थर्ड नंबर है 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनसे निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जैसे कि वसा, तो वसा हमें किससे प्राप्त होती है, सरसों के तेल से प्राप्त होती है। और मांस यानी कि मीट से। कभी कभी डॉक्टर किसी को जैसे मना कर देते हैं कि फैट कम लेना है, तो फैट कम लेने के सरसों के तेल को मना कर दिया जाता है, तो सरसों के तेल में वसा होती है। मंड किस में होती है, मंड होती है जैसे आलू में हो गया, मंड होती है। आहारी रेशे होते हैं, आहारी रेशे दालें होती हैं, जैसे कि दालों में आहारी रेशे होते हैं, आलू में भी आहारी रेशा होता है। और प्रोटीन किस में होता है, प्रोटीन सबसे अधिक दूध में पाया जाता है, प्रोटीन दूध में पाया जाता है और दालों में ही पाया जाता है प्रोटीन। जैसे कि दूध में सभी प्रोटीन्स पाए जाते हैं, सभी विटामिन्स पाए जाते हैं। दूध हमारा बहुत ही आवश्यक होता है। प्रोटीन दूध में विटामिन सी को छोड़कर सभी विटामिन्स पाए जाते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दूध में ऐसा कौन सा विटामिन है जो नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी पाया जाता। और कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि दूध में ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसमें विटामिन सी को छोड़कर सभी विटामिन पाए जाते हैं, जैसे हो जाएगा दूध। इनमें चौथा नंबर है, इनमें से सही कथन को अंकित कीजिए। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? तो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हम अपने केवल चावल खाने से तो अपने शरीर की आवश्यकताओं को पोषण पूरा कर नहीं सकते हैं, तो ये तो गलत होगा, तो गलत हो जाएगा। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों को रोकथाम की जा सकती है। हाँ, की जा सकती है। अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे अपने भोजन में तो हमें रोग नहीं होगा, जैसे कि हम कम बीमार पड़ेंगे। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। हाँ, होने चाहिए, सही होगा ये। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त नहीं, मांस तो केवल पर्याप्त नहीं है, हमें संतुलित आहार लेना पड़ेगा उसके लिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5th नंबर में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जैसे कि फर्स्ट है विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन डी के अभाव से हमें क्या होता है, रिकेट्स होता है। डैश की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से हमें बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन C के अभाव से हमें स्कर्वी नामक रोग होता है। और 4th है हमारे भोजन में के अभाव से रतौंधी होती है। हमारे भोजन में विटामिन A के अभाव से रतौंधी हो जाती है, जिससे कि हमारी जो नज़र होती है कमज़ोर हो जाती है, हमारी आंखों में साफ नहीं दिखता है। तो आज का चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया। अगर आपको चैप्टर फर्स्ट का भी वीडियो देखना चाहते हैं जिससे कि चैप्टर और अच्छे से समझ में आ जाए आपको, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें।